हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आज फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। चुड़ैल। चुड़ैल क्या होती है, बता सकता है तुम में से कोई? क्या होती है चुड़ैल? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। मुझे याद है उस दिन की बात जब हम दोस्त मिलकर पूस की रात में जलते हुए अलाव के सामने बैठे हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी, हड्डियां तक गल जाए। उस अलाव का सहारा था जो ठंड का तनिक भी एहसास नहीं होने दे रहा था। साथ में जलते हुए अलाव से आती जलती हुई लकड़ियों की चड़चड़ की आवाज़ हमारे कानों को चीरती हुई हमें डराने की कोशिश कर रही थी। पर हम मिलकर सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे और यह रात कैसे भी कट जाए, इसलिए हम बातें करके अपना समय व्यतीत करने लगे। हम रात में इतनी ठंड में वहाँ क्यों थे? हम कौन थे? जिस जगह पर हम थे वो जगह बेंगलोर मैसूर हाईवे पर थी। बिल्कुल सुनसान अनजान सी, हाईवे के साथ मुख्य सड़क से बिल्कुल सटी हुई, लेकिन सड़क पर वाहनों की आवाजाही शून्य थी। फिर हम यहाँ पहुँचे कैसे? हुआ यूँ कि मैं और मेरे दो दोस्त लोकेश और सुरेश बेंगलोर में एक शादी से अपने घर मैसूर वापस लौट रहे थे। अभी बेंगलोर शहर छोड़कर हाईवे पर लगभग 20 से 30 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी झटके मारते हुए रुक गई। गाड़ी रुकते ही मैंने कहा, अरे यार सुरेश, कैसे गाड़ी चला रहा है? आराम से चलाना, सारी नींद खराब कर दी। सुरेश बोला, ले तू चला, आ चला अब। फिर मैंने कहा, अब नाराज़ क्यों होता है? चल उतर कर देखते हैं क्या हुआ। पता नहीं यार, ऐसा लगा कि कोई हवा का झोंका गाड़ी से आके टकराया हो, इसलिए हड़बड़ी में गाड़ी रोक दी, सुरेश ने कहा। फिर हम तीनों गाड़ी से उतरे। देखा इंजन गर्म हो चुका है, बोनट से धुआं बाहर आ रहा है। लोकेश ने कहा, रुको मैं अभी आया 5 मिनट में। मैं और सुरेश बोनट खोलकर गाड़ी देख ही रहे थे, तभी लोकेश ने डिग्गी में से पानी की बोतल निकाली और बोला, ये लो, ठंडी करो गाड़ी को। लोकेश की आवाज़ बैठी हुई और भर्राई सी थी। ये उसकी बचपन की समस्या थी। उसी ने बताया था बचपन में होली वाले दिन किसी ने मजाक में मिठाई में गुलाल मिलाकर खिला दिया था। तभी से उसकी आवाज़ बैठी हुई भर्राई सी हो गई थी। कोई पहली बार सुने तो डर जाए। खैर, हमें तो आदत थी उसकी आवाज़ सुनने की। फिर भी उस दिन उसकी आवाज़ सुनकर सुरेश कांप सा गया। हमने इंजन ठंडा किया और गाड़ी में बैठ गए। सुरेश ने चाबी मुझे पकड़ा दी, ये बोलकर कि अब खुद चला, वो भी पूरे आराम से। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम अपनी मंजिल की ओर चल दिए। तभी मेरी नज़र पेट्रोल के कांटे पर पड़ी। फिर मैंने बोला, ओए सुरेश, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, इतने से पेट्रोल से हम मैसूर कैसे पहुंचेंगे? उसने कहा, अरे पहुंच जाएंगे, रास्ते में भरवा लेंगे। सड़क पर बहुत अंधेरा था, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। पूस की रात थी तो धुंध भी अधिक हो रही थी। आगे जाके हाईवे 2 हिस्सों में बंट गया। मैंने पूछा, सुरेश कौन सा रास्ता पकड़ना है? वो देख, उस पर लिखा है मैसूर बाईपास, उस पर ले ले, पेट्रोल भी कम है, जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरे रास्ते पर बहुत भीड़ है, सब दूसरे रास्ते से ही जा रहे हैं, हम शॉर्टकट से चलते हैं, लोकेश ने कहा। देख ले भाई, कोई नहीं जा रहा वहाँ से, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। सुरेश हंसने लगा और बोला, अरे कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, क्यों डरता है? लोकेश है ना अपने साथ। इसकी आवाज़ से अच्छे अच्छे भूत प्रेत डर के भाग जाते हैं। और फिर हम तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और मैंने गाड़ी बाईपास की तरफ मोड़ ली।
अभी कुछ 10-20 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी फिर झटके मारकर रुक गई। सुरेश बोला, अब क्या हुआ? चलाना आराम से। मैंने बोला, होना क्या है, पेट्रोल ख़त्म। ये लोकेश के काम ऐसे ही होते हैं। इसको बोला था पेट्रोल डलवा कर लाना गाड़ी में, ऐसे ही ले आया होगा। लोकेश अपनी बैठी हुई भर्राई सी आवाज़ में बोला, अरे देर हो रही थी इसलिए जैसी थी वैसी ही ले आया। अब उतरो नीचे और धक्का लगाओ, देखते हैं आगे कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो। अब हम में से बारी बारी एक आदमी स्टीयरिंग पर बैठता और बाकी तीनों धक्का लगाते। ऐसे चलते चलते हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बहुत विशालकाय बरगद का पेड़ है। वो सड़क के बिल्कुल बीच में है और उसके चारों तरफ बड़ा सा चबूतरा बना रखा है। वहीं से बगल से एक संकरा सा रास्ता दिखाई दे रहा है, जिसमें से बमुश्किल एक बार में एक गाड़ी निकल पाए। बरगद की बड़ी बड़ी लताएं नीचे लटकती हुई किसी के होने का एहसास करा रही थी। डर से हम तीनों के होश उड़ गए थे। जैसे जैसे हम उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे, हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। यूँ लग रहा था कि वो पेड़ हमें ही देख रहा है और हमारी ओर बढ़ा चला आ रहा है। ऐसा लग रहा था मानो उस पर लताएं नहीं, कई सारे कटे हुए पैर लटक रहे हैं। हम सहमे सहमे से आगे बढ़ते गए और हमारे दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि ये पेड़ सड़क के बीचों बीच क्यों हैं, सड़क बनाते समय इसको हटाया क्यों नहीं। खैर, अब हम बिल्कुल पेड़ के बगल से गुजर रहे थे। सहसा ही मेरी दृष्टि पेड़ के चबूतरे पर रखी भगवान की तस्वीरों पर पड़ी और अब समझ आ गया कि ज़रूर ये पेड़ भूतिया पेड़ होगा, इसलिए इसको काटा नहीं गया और लोगों ने खुद को बचाने के लिए पेड़ को लाल डोरे से बांध दिया। भगवान की तस्वीरें रख दी। शायद तभी वो पेड़ हमें सिर्फ घूर कर देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाया। वहीं पेड़ के तने पर कुछ अक्षर उभरे हुए थे। शायद वहाँ की स्थानीय भाषा में कुछ लिखा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अक्षरों की वो आकृति मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो एक उजड़ी हुई वीरान बस्ती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हों। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क, सिर्फ हम तीन दोस्त। पूस की ठंडी रात में भी हमारे पसीने छूट रहे थे। यहाँ भी हर जगह वही अक्षर आकृतियाँ बनी हुई थी। और एक बात और, काफ़ी देर से हमें एक अजीब सी गंध का एहसास हो रहा था। पता नहीं क्या था वो सब। ऐसे ही चलते चलते हम काफ़ी दूर आ चुके थे। लगभग 4-5 किलोमीटर धक्का लगाने के बाद हम तीनों थक चुके थे। हमने गाड़ी में बैठकर आराम करने की सोची। हम तीनों गाड़ी में बैठ गए। ठंड बहुत थी। पूरी गाड़ी लॉक करने के बाद भी कपकपी नहीं रुक रही थी। तभी लोकेश बोला, चलो बाहर, अलाव जलाएंगे। ऐसे तो गाड़ी में कुल्फ़ी जम जाएगी हमारी। रात काफ़ी हो चुकी थी, करीब 11-12 बजे होंगे। गाड़ी से हम तीनों बाहर निकले और कोने में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी कर अलाव जलाया। सुरेश ने अपने लाइटर से 2-4 बूंद पेट्रोल लकड़ियों पर डाला और उसी लाइटर से आग लगा दी और हम आग सेकने लगे और हमने गप्पे मारना शुरू कर दिया। वहीं थोड़ी दूर पर एक टूटी हुई दीवार थी। उसका दरवाज़ा भी अब जर्जर हो चुका था। धुंध बहुत थी तो कुछ साफ भी नज़र नहीं आ रहा। दीवार पर वहीं की लोकल भाषा में कुछ लिखा था। मैंने सुरेश को बोला, क्या लिखा है, पढ़ना ज़रा। सुरेश वहाँ की लोकल भाषा जानता था। उसने पढ़ने का प्रयास किया। ना 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 ब, अरे छोड़ो ना, हमें क्या करना है, कुछ भी लिखा हो। एक तो धुंध, ऊपर से दीवार पर जमी धूल, कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर हमारा पूरा ध्यान अलाव पर था। उससे अच्छी गर्मी मिल रही थी। ठंड का आभास ख़त्म हो चुका था। हमने काफ़ी लकड़ियाँ जोड़ ली थी जलाने के लिए।
इससे आग काफ़ी तेज़ थी। हम बातें कर ही रहे थे, तभी मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा जागी। मैंने सोचा चलो पूछता हूँ, चुड़ैल चुड़ैल क्या होती है? बता सकता है तुम में से कोई, क्या होती है चुड़ैल? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। दोनों एकदम सन्न रह गए, जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया। फिर लोकेश बोला, अभी थोड़ी देर तो पहले डर रहा था, अब चुड़ैल के बारे में जानना चाहता है? हाँ तो क्या हुआ? उसके बारे में बात करने से क्या वो यहाँ प्रकट हो जाएगी? डर तो अब तुम रहे हो, मैंने कहा। लोकेश बोला, सुनो मैं बताता हूँ चुड़ैल के बारे में। मैंने बहुत सुना है। और वो अपनी भर्राती हुई डरावनी सी आवाज़ में लगा सुनाने चुड़ैल के किस्से। तभी सुरेश बोला, अच्छा पहले ये बता, ये चुड़ैल पैदा कैसे होती है? लोकेश ने बताया, देखो चुड़ैल कभी पैदा नहीं होती, ये तो मरने के बाद चुड़ैल बनती है। लोकेश बोला, कहा यह जाता है जब कोई गर्भवती महिला दिवाली के 5वें दिन प्रसव पीड़ा में मौत के कारण मर जाए तो बाद में चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी होती है। उसके पैर उल्टे होते हैं, उसके चेहरे पर मौत का खौफ दिखता है। बाल उलझे से बिखरे हुए, थोड़ी नुकीली लंबी सी होती है, चेहरे पर झुर्रियाँ छाई रहती हैं। ये कोई भी रूप धारण कर लेती है, स्त्री पुरुष कोई भी। ये किसी की भी आवाज़ निकाल कर तुम्हें बहला सकती है। ऐसा सुना है कि रात में ये दरवाजे पर दस्तक देती है, तुम्हारे किसी चहेते की आवाज़ में। इस तरह निकाल कर पुकारती है जैसे वो किसी मुसीबत में हो, और तुम झट से दरवाज़ा खोल दोगे और ऐसा करते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये पुरुषों को सुंदर महिला बनकर लुभाती है और उनका खून चूसकर अपनी उम्र को बढ़ाती है। इतने में सुरेश बोला, डायन भी तो यही करती है, पुरुषों को अपने वश में करती है। तो क्या डायन और चुड़ैल एक ही चीज़ है? लोकेश बोला, अरे नहीं, चुड़ैल और डायन में अंतर होता है। चुड़ैल तो मैंने जैसे बताया कि मरने के बाद बनती है, पर डायन जो होती है वह एक जिंदा स्त्री होती है। वो अपने तंत्र मंत्र काले जादू से पुरुषों को अपने वश में करती है। इसलिए तुमने सुना भी होगा कि कई जगह एक औरत को जलाकर मार दिया क्योंकि वो एक डायन थी। पर चुड़ैल को मारने की बात नहीं सुनी होगी तुमने, क्योंकि उसको कौन मारेगा, वो तो पहले ही मरी हुई थी। तो क्या चुड़ैल को ख़त्म नहीं किया जा सकता? मैंने पूछा। सुरेश बोला, मैंने सुना है अगर चुड़ैल के पेट को काटकर उसके बच्चे को उससे अलग करके बरगद के नीचे दफना दें तो चुड़ैल की शक्ति खत्म हो जाती है और सदा के लिए शांत हो जाती है। फिर लोकेश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसने बताया कि उसकी दादी माँ ने बचपन में उसे एक चुड़ैल का किस्सा सुनाया था। करीब 100-150 साल पुराना किस्सा होगा। नालेबा। दादी माँ ऐसा बताती थी। तुम लोग सुनना चाहोगे नालेबा की कहानी? मैंने पूछा। यह नालेबा क्या भला है? सुरेश बोला, अरे कुछ नहीं, ये यहाँ की लोकल भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कल आना। अच्छा कहकर मैंने कहा, सुनाओ सुनाओ। सुरेश बोला, कहीं तुम वो श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री कल आना की कहानी तो नहीं सुनाने वाले, जिसमें चुड़ैल को कहते हैं कल आना? लोकेश बोला, अरे नहीं यार, उल्टे वो फिल्म इस कहानी से प्रेरित होकर बनी है, और फिर मेरी कहानी तो इसके उलट है, एकदम उलट। वो कैसे? मैंने पूछा। लोकेश बोला, सुनोगे तो पता चलेगा तुम्हें, पहले सुन तो लो। ये एक गांव की कहानी है। बेंगलोर के पास एक गांव था, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही रहा होगा। गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जो कि गर्भवती थी। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था। उससे कुछ दूरी पर
सड़क किनारे बहुत सारे छोटे छोटे कब्रिस्तान बने हुए थे और दूर एक बड़ा कब्रिस्तान भी था। मैंने पूछा, बहुत सारे कब्रिस्तान क्यों? और क्या वो मुर्दों को जलाते नहीं थे? नहीं, उस गांव की अपनी एक परंपरा थी जिसमें मरने वाले के आधे शरीर को, मतलब धड़ के नीचे वाले हिस्से को जलाया जाता था और ऊपर वाले हिस्से को दफनाया जाता था। और एक व्यक्ति को दफनाने के बाद कब्रिस्तान की दीवार पर लिख दिया जाता था नालेबा, मतलब कल आना। सुरेश बोला, ऐसा क्यों भाई? एक कब्रिस्तान में एक मुर्दा क्यों और नालेबा क्यों लिखते थे? लोकेश बोला, क्योंकि मुर्दों को दो हिस्सों में रखा जाता था। एक को बरगद के नीचे जला दिया जाता तो दूसरे को दफनाया जाता। जब दफनाया जाता तो साथ में उनके सभी वस्त्र और खाने पीने का सामान भी रखा जाता। ऐसा कहा जाता है जो भी स्त्री गर्भावस्था में अपनी मौत मरेगी वो चुड़ैल बनती है। ये मैंने बताया था अभी। बस इसलिए इनकी खाने की व्यवस्था वहीं कर दी जाती ताकि चुड़ैल वहाँ से बाहर ना आए। यदि कोई इन्हें देख ले तो चुड़ैल उसको मार डालेगी, इसलिए कब्रिस्तान के बाहर नालेबा लिखवा दिया जाता ताकि कोई भूल से भी अंदर ना चले जाए। और क्या उसका खाना कभी ख़त्म नहीं होता था क्या? कौन देता था खाना? और क्या चुड़ैल नहीं खाती उनको? सुरेश ने उत्सुकता से पूछा। लोकेश बोला, एक साथ इतने प्रश्न, सबका जवाब देता हूँ। जब भी खाना ख़त्म होता तो उसके परिवार का ही कोई सदस्य वहाँ भेड़ बकरियाँ बांध कर आता। वो दिन में ही जाता और सूरज छिपने से पहले वापस आ जाता। मैंने कहा, दिन में चुड़ैल नहीं आती क्या? लोकेश बोला, हाँ भाई, चुड़ैल सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकती, इसलिए वो रात में ही बाहर आती है। अच्छा, एक बात समझ नहीं आई कि ये कब्रिस्तान की दीवार पर नालेबा क्यों लिखते थे? गांव में तो सबको पता होगा ही ना? सुरेश ने पूछा। इस पर लोकेश ने जवाब दिया, गांव से बाहर के लोगों को तो नहीं पता होगा ना, ये मुख्य सड़क के साथ ही है। बहुत लोग आते जाते थे बाहर से, इसलिए कोई भूल से वहाँ रुके नहीं। लिखना ज़रूरी था। और ये धड़ से नीचे के हिस्से को अलग से जलाने का क्या कारण था? मैंने उत्सुकता से पूछा। लोकेश ने बताया, गांव के लोगों का ऐसा मानना था कि ऐसा करने से चुड़ैल अपाहिज हो जाती है और लोगों को परेशान करने के लिए इस कब्रिस्तान से बाहर ज़्यादा दूर नहीं जा पाती, गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगी, ऐसा गांव वालों का मानना था। अच्छा, ये जो चुड़ैल होती है ये किसी भी स्त्री पुरुष का रूप बना लेती है? कितनी देर तक वो ऐसा कर सकती है? सुरेश ने लोकेश को बीच में रोकते हुए पूछा। लोकेश कुछ कहता, मैं तपाक से बोला, ये तो मुझे पता है, मैंने पढ़ा था कहीं, बहुत ज़्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जितना ज़्यादा समय वह दूसरे के रूप में रहेगी उसके शरीर से शक्ति कम होने लगती है, और अगर जिस व्यक्ति का रूप उसने लिया है वो सामने आ जाए तो वह तुरंत ही अपने असली रूप में आ जाएगी। बस मिल गया जवाब। ये बोलते हुए मैंने लोकेश को कहानी आगे बढ़ाने को कहा और पूछा, वो अलग से बड़ा कब्रिस्तान किस लिए था? वो सामान्य जन के लिए था, जो चुड़ैल नहीं होती थी उनको वहाँ दफनाया जाता था, लोकेश बोला। वो सुंदर गर्भवती स्त्री, उसका क्या हुआ? सारी कहानी उसी की तो है। वह स्त्री अपने परिवार की बड़ी बहू थी और पहली बार गर्भवती हुई थी। उसको अपने भेड़ बकरियों से बहुत प्यार था। उसके पास एक बकरी का मेमना था जिसको वो विमला कहकर पुकारती थी। उसको उससे बहुत लगाव था। एक क्षण के लिए भी वह उसकी आंखों से ओझल होता तो वो खाना पीना छोड़कर उसी को ढूंढा करती थी जब तक वह मिल नहीं जाता। कुछ खाती पीती नहीं थी।
पूरा दिन घर का काम करती, शाम को अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल ले जाया करती। बेचारी घर में भी अकेली ही सारा काम करती, फिर भी उसके घर वाले उसे ताना मारा करते। वह कुछ न कहती, चुपचाप सारा दिन काम में लगी रहती। वह बहुत परेशान थी। विमला ही एकमात्र सहारा थी उसका। उसी से अपने सुख दुख की बातें किया करती। एक दिन वो जंगल से अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वापस घर आ रही थी। शाम का समय था, सूरज छिप चुका था। विमला भी उसके साथ थी। अचानक विमला उसके हाथों में से कूदकर भाग गई। वो विमला के पीछे दौड़ी। उसने देखा विमला कब्रिस्तान में चली गई। स्त्री घबरा गई। वो कब्रिस्तान के बाहर ही रुक गई। उसकी नज़र नालेबा पर पड़ी, इसलिए वो अंदर जाने से डर रही थी। उसने बाहर से ही आवाज़ लगाई, विमला विमला, पर वो बाहर नहीं आई। वह स्त्री डरी सहमी सी धीरे धीरे कब्रिस्तान में प्रवेश कर गई। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। चारों तरफ जानवरों की हड्डियों के कंकाल पड़े हुए थे। वो थोड़ा और आगे बढ़ी, धीरे धीरे अपने डर को खुद में समेटते हुए। उसने अपने कांपते होठों से आवाज़ लगाई, विमला विमला, और अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। तभी अचानक उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी, जिसने काले वस्त्र पहने हुए थे, बिखरे हुए बाल थे, चारों ओर खून बह रहा था। वो वहाँ ज़मीन पर बैठी हुई कुछ खा रही थी। उसके चबाने की आवाज़ गूंज रही थी। वह स्त्री उसको देखकर बहुत ज़्यादा सहम गई। उसके शरीर से पसीना छूट रहा था। वह डर से थरथर काँपने लगी। फिर भी उसने डरते डरते आवाज़ दी, विमला विमला। उसकी आवाज़ सुनते ही उस भयानक सी दिखने वाली महिला ने चबाते चबाते वहीं बैठे बैठे बिना धड़ घुमाए उसकी ओर अपना पूरा सिर घुमा दिया। अब वह उस स्त्री को वहीं बैठे बैठे अपनी खौफनाक आंखों से घूर रही थी, और उसके हाथ में थी विमला, जिसे वो चबा चबा कर खा रही थी। उस गर्भवती स्त्री ने जब ये मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया, और वो अपनी विमला को उससे छीनने के लिए उसकी तरफ भागी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उस भयानक चुड़ैल ने उस स्त्री को जोर से धक्का दिया। वो स्त्री दूर जाकर जोर से ज़मीन पर गिरी। उसके पेट में जो बच्चा था उसने तुरंत ही दम तोड़ दिया। जैसे ही उस स्त्री को उसका आभास हुआ, उसने भी तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए, और अब उस स्त्री के मृत शरीर में उस चुड़ैल ने प्रवेश कर लिया। अब वो चुड़ैल शक्तिशाली हो चुकी थी, क्योंकि अब वो कब्रिस्तान के बाहर जा सकती थी। गांव में भी प्रवेश कर सकती थी, क्योंकि उसे अब पूरा शरीर मिल चुका था चलने फिरने के लिए। धीरे धीरे उस चुड़ैल का आतंक बढ़ता गया। उसने सभी कब्रिस्तान की चुड़ैलों को भी खुद में मिला लिया, और उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। गांव की स्थिति खराब होने लगी। आलम यह था, जो भी पुरुष अकेला सोता वो अगली सुबह अपने बिस्तर से गायब ही मिलता। कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई कि चुड़ैल रात में जाती, आवाज़ लगाती, जो भी पुरुष दरवाज़ा खोलता उसको साथ लेकर हवा बनकर गायब हो जाती। धीरे धीरे गांव में पुरुषों की संख्या कम होने लगी। फिर लोगों ने इसका उपाय ढूंढने की कोशिश की, और इसका उनको वही एक उपाय सूझा जो उन्होंने कब्रिस्तान के लिए सोचा था, और वह उपाय था अपने दरवाज़ों पर लाल स्याही से लिख दिया, नालेबा, मतलब कल आना। ऐसा करने से यह फ़ायदा हुआ, जब भी चुड़ैल किसी के घर जाती और उसके घर के बाहर ही नालेबा लिखा हुआ पाती तो वापस चली जाती, और फिर अगले दिन आती और फिर वही नालेबा लिखा पाती और वापस चली जाती। इस तरह यह क्रम चलता रहा और लोग अपने घरों में सुरक्षित रहे। परंतु ऐसा करने से उनकी दिनचर्या पर असर पड़ने लगा। वो डरे सहमे से रहने लगे।
घर से बाहर निकलना उनके लिए दूभर हो गया था। रात को उन्हें किसी भी कार्य के लिए बाहर जाना होता तो वह नहीं जा पाते। धीरे धीरे सभी लोगों ने उस गांव से पलायन करना शुरू कर दिया। वह गांव धीरे धीरे खाली होने लगा और वह चुड़ैल भी अभी भी है वहाँ पर। उस चुड़ैल का दायरा बहुत बढ़ चुका है। वह आते जाते लोगों को परेशान करती है, उन्हें डराती है और पुरुषों को तो वह अपने साथ लेकर गायब हो जाती है। अब वह चुड़ैल सिर्फ कुछ कब्रिस्तान या गांव तक सीमित नहीं, बल्कि उस गांव से लगी हुई मुख्य सड़क पर वह सुनसान रातों में भटकती रहती है और अपने शिकार की तलाश में लोगों को उस कब्रिस्तान तक लेकर आती है। वह कोई भी रूप धारण कर सकती है। वह किसी स्त्री का या किसी पुरुष का जिस प्रकार संभव हो उसी रूप में लोगों को अपने पास लेकर आती है और उनका भक्षण करती है। ऐसा करने से उसकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वह सिर्फ जानवर, भेड़ बकरियां नहीं खाती, बल्कि अब वह इंसानों को खाती है। कहते हैं कि वह खंडर हो चुका गांव, कब्रिस्तान और चुड़ैल का साया अभी भी बेंगलोर मैसूर हाईवे पर मौजूद है। सरकार ने उस गांव से निकलने वाली सड़क का कायाकल्प किया, उसको नए सिरे से बनाया। फिर भी कोई भी वाहन वहां से नहीं गुजरता, क्योंकि वहां पर चुड़ैल का साया है। चुड़ैल का साया पूरे हाईवे पर पाया जाता है, लेकिन उस गांव के नज़दीक उसकी दहशत बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी उस शॉर्टकट रास्ते से दाखिल होने की हिम्मत नहीं करता। अचानक हमें ठंड का एहसास होने लगा। हमारा शरीर कांप रहा था। तभी मेरी नज़र अलाव पर गई। मैंने देखा अलाव बुझने वाला था। फिर मैंने अपने साथियों से कहा कि यह अलाव बुझने वाला है, चलो और लकड़ियां लाते हैं ताकि हम ठंड में आराम से बैठकर अलाव की तपिश ले सकें। लोकेश ने कहा, मुझे मालूम है लकड़ियां कहाँ मिलेंगी, मैं अभी आया। यह कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गया, वहीं उस दीवार की ओर जहाँ कुछ धुंधला सा लिखा हुआ था जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे थे। पीछे पीछे सुरेश भी लकड़ियाँ लेने उसके पीछे गया। मैं भी उनके साथ हो लिया। लोकेश थोड़ा तेज़ तेज़ चल रहा था, वह हमसे आगे था। मैं और सुरेश लोकेश के पीछे थे। वह दीवार के उस तरफ चला गया लकड़ियाँ लेने। तभी मेरी नज़र उस दीवार पर लिखे हुए शब्दों पर पड़ी। मैंने सुरेश को कहा, अब पढ़ो, हम इसके काफ़ी नज़दीक हैं, अब समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। सुरेश ने थोड़ा ध्यान लगाया, जमी हुई धूल को हाथों से झाड़ा और उसको पढ़ने की कोशिश की। उसको पढ़ते ही सुरेश की जुबान जैसे हलक में अटक गई। ऐसा लगा वह कुछ बताना चाह रहा था पर बोल नहीं पा रहा था। मैंने सुरेश को झंझोड़ा और पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा है इसमें? वह घबराते हुए अटकते अटकते बोला, नालेबा। और मेरी नज़र उस लिखे हुए पर पड़ी। मुझे वह पढ़ना तो नहीं आता था, परंतु उसे देखकर ऐसा लगा कि अक्षरों की इन आकृतियों को मैंने पहले भी कहीं देखा है। मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया, अभी जब हम गाड़ी को धक्का लगाते हुए आ रहे थे तो रास्ते में बरगद का पेड़ था, उस पर भी ऐसा ही कुछ लिखा था। साथ में हमें जो खंडर वीरान गांव मिला था वहाँ भी ऐसी ही अक्षरों की आकृतियाँ बनी हुई थी। मुझे समझते देर न लगी। अब हम तीनों बुरी तरह फंस चुके हैं और उस चुड़ैल के साये में हम बुरी तरह फंस चुके हैं। अब वह चुड़ैल अपने चुंगल से हमें बचकर नहीं जाने देगी। मैं और सुरेश लोकेश को आवाज़ देने लगे, जल्दी निकलो यहाँ से, हम फंस चुके हैं। और यह कहते हुए हम अपनी गाड़ी की ओर भागे, परंतु अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। लोकेश शायद लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते आगे निकल गया। जब हम वापस गाड़ी के पास आए तो क्या देखते हैं कि लोकेश गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है। हाथ में पेट्रोल से भरी कैन लेकर गाड़ी में पेट्रोल डालता जा रहा है।
और हम पर चिल्ला रहा है कि क्या यार, तुम मुझे वहाँ कहाँ अकेला छोड़ गए? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं 5 मिनट में आता हूँ। जब गाड़ी रुकी थी तो मैंने पेट्रोल की कांटे की तरफ देख लिया था। मुझे पता चल गया था कि गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। वहीं पीछे ही पेट्रोल पंप दिख गया था मुझको, इसलिए डिग्गी में से कैन लेकर पेट्रोल लेने चला गया और कहकर भी गया था अभी 5 मिनट में आता हूँ। फिर तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर चले आए। लोकेश बिना रुके एक ही सांस में बोले जा रहा था और हम दोनों उसको खौफजदा आंखों से देखे जा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। लोकेश बोलता ही जा रहा था, कितनी मुश्किलों से तुम्हें ढूंढा है, तुम्हारा किसी का फ़ोन नहीं लग रहा, कब से पैदल चल रहा हूँ। एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगी, फिर बाईपास की नज़दीक आकर वहाँ कुछ लोगों से पूछा, गाड़ी का नंबर बताया, इस नंबर की गाड़ी किस तरफ गई। उन्होंने बताया कि बाईपास पर गई। मैंने जिससे लिफ्ट ली थी उससे बाईपास पर जाने से मना कर दिया, बोला कि मुझे नहीं मरना वहाँ जाकर। यह कहकर उसने बाईपास के पास छोड़ दिया। मैं तब से यहाँ तुम्हें ढूंढता हुआ पैदल पैदल आ रहा हूँ। उसने पेट्रोल टैंक बंद किया और कैन को डिग्गी में रखा और बोला, अब ऐसे देख क्या रहे हो, चलो बैठो गाड़ी में, घर नहीं चलना क्या? हम स्तब्ध से लोकेश की ओर आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। तभी पीछे से एक व्यक्ति आवाज़ लगाता हुआ हमारी ओर आया, अरे देखो भाइयों, मैं लकड़ियाँ ले आया। हमने पलटकर देखा तो लोकेश लकड़ियाँ लेकर हमारी ओर आ रहा था। हम थर-थर काँप रहे थे, हमारे दांत किट 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 कर रहे थे। इस ठंड में भी हमारे शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। इधर भी लोकेश, उधर भी लोकेश, कौन सही कौन गलत, हम किस माया जाल में फंस गए। जैसे ही लकड़ियाँ लिए हुए लोकेश हमारे नज़दीक आया तो उसकी नज़र हमारे साथ खड़े लोकेश पर पड़ी और दोनों की आंखें आपस में टकराई और तुरंत ही लकड़ी लिए हुए लोकेश की हाथों से लकड़ियाँ ज़मीन पर गिर गई और एक तेज़ हवा का झोंका आया और वो लोकेश अब एक भयानक हंसी वाली चुड़ैल में तब्दील हो चुका था। उसके बिखरे हुए बड़े बड़े बाल, आंखों से टपकता हुआ खून, चेहरे पर झुर्रियाँ और नुकीली ठोड़ी देखकर हमें समझते देर न लगी। ये वही चुड़ैल है जिसका इस गांव और हाईवे पर साया मंडराता है। अब हमें उससे बचकर निकलना था, परंतु वह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली थी। उससे बच पाना बहुत मुश्किल था। वह हमारी ओर बढ़ने लगी और हम उससे खुद को बचाने का प्रयास करने लगे। उसने हम पर जानलेवा हमला किया। जैसे तैसे हमने अपनी जान बचाई और हम तीनों अलग अलग दिशा की ओर भागे। फिर मुझे सुरेश को बताई हुई वह बात याद आई कि अगर चुड़ैल के पेट को काटकर बच्चे को बरगद के नीचे दफना दिया जाए तो उसकी शक्ति का असर खत्म हो सकता है और वह हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। पर यह करना बहुत मुश्किल था। इसके लिए हमें कब्रिस्तान के अंदर जाना था और उस स्त्री के पेट को काटकर वहाँ से बच्चे को निकालकर दूर उस बरगद के नीचे दफनाना, यह बहुत कठिन कार्य था। चुड़ैल हमें ढूंढ रही थी और हम उससे छिपते हुए कब्रिस्तान में प्रवेश कर गए। वहाँ हमने उस महिला की लाश को देखा। वह लगभग गल चुकी थी और उसमें कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा था। हमने देखा उसके पेट वाले हिस्से पर छोटा सा कंकाल है। वह निश्चित ही उसका मरा हुआ बच्चा होगा। हमने उसे उठा लिया। उसके बच्चे को उठाते ही वह चुड़ैल बहुत ही विकराल हो गई और भयानक तरीके से हम पर हमला करने लगी। हम उसके हमले से बचने का लगातार प्रयास करते रहे और बचते बचाते जैसे तैसे डरते हुए हम बरगद के नीचे पहुँचे और बरगद के पास जाकर हमने तुरंत उसके बच्चे को दफनाने का प्रयास किया।
परंतु बरगद पर लटक रहे कटे हुए पैर हमारे काम में बाधा बन रहे थे और वह हमें लगातार परेशान कर रहे थे और हमें यह काम नहीं करने दे रहे। फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और हनुमान चालीसा के असर से कटे हुए पैर शांत हो गए। सुरेश ने फटाफट गड्ढा खोदा और लोकेश ने उसे दफना दिया। उसके दफन होते ही एक भयानक चीख हमें सुनाई दी और देखा हवा में चारों तरफ चुड़ैलें मंडराने लगी। वह सब कब्रिस्तान के बाहर थी, क्योंकि जो चुड़ैलें थी वह उस औरत के द्वारा आपस में जुड़ी हुई थी। अब हमने बच्चे को दफना दिया था। उस औरत की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और इस कारण से सभी चुड़ैल औरत के शरीर से बाहर निकलकर चारों तरफ आसमान में फैल चुकी थी। अब बचना हमारे लिए और मुश्किल लगने लगा। हम सबको काफ़ी चोटें आई, हम लहूलुहान हो गए। अब तो सिर्फ वहाँ से भागकर ही जान बचाई जा सकती थी, परंतु भागकर भी कैसे, क्या तरीका हो भागने का, हमने सोचा। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ सूझा कि हम लहूलुहान तो पहले ही हो चुके थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारा और खून बहे और हम इन चुड़ैलों का भोजन बन जाएं। यही सोचते हुए मैंने अपनी उंगली से बहते हुए खून से कार के पिछले शीशे पर अक्षरों की उन्हें आकृतियों को बना दिया, जिनका अर्थ होता था नालेबा। लोकेश ने गाड़ी स्टार्ट की और हम तीनों उसमें बैठकर वहाँ से भाग निकले। चुड़ैलें हमारे पीछे आई, परंतु उन्होंने गाड़ी के पीछे नालेबा लिखा हुआ देखा और वहीं रुक गई। वो वहीं रुक गई और हम वहाँ से सही सलामत अपने घर वापस लौट आए।